नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग नदी जोड़ो परियोजना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह परियोजना भारत के लिए वरदान होगी या अभिशाप होगी। हमारा 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो सेशन था वो आरंभ हो चुका है। यह जो सेशन होने वाला है आज का, यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोनों जगह पे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बिहार राज्य है, तो वह उत्तरी बिहार जो है इसका वह बाढ़ की समस्या से काफी ज्यादा ग्रसित है। तो हम लोग बाढ़ प्रबंधन के लिए क्या उत्तरी बिहार की नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं या इस प्रकार का कोई कार्य बिहार में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग ध्यान देंगे तो दक्षिणी बिहार की प्रमुख समस्या है सूखा। तो क्या हम लोग नदी को आपस में जोड़ करके दक्षिण बिहार के सूखे की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, किस प्रकार से हम लोग आगे अपना राह देखेंगे कि क्या अगर डिसएडवांटेज है तो हम लोग क्या करके इन समस्याओं से, जो बिहार की प्रमुख समस्याएं हैं बाढ़ और सूखा, इनसे निजात पा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है इसे संबंधित में, और ये भारत और बिहार के भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। आने वाले एग्जाम में 70वीं बीपीएससी मेंस में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे आखिर ये चर्चा उठा क्यों आज के दिन में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके 100वें जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ध्यान रखिएगा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो सेशन होने वाला है यह सेशन बाइलिंगुअल होने वाला है। मैंने दोनों तरह के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रयास किया है कि हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देंगे, मेंस की कॉपी लिखेंगे, उनके लिए एक मॉडल आंसर की तरह मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा पाऊं। तो ध्यान रखिएगा, केन बेतवा लिंक की जब हम लोग बात करेंगे तो दो नदियां हैं, केन और बेतवा, दोनों यमुना की सहायक नदी है। और बुंदेलखंड की समस्या के पानी, बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है, पानी की कमी को दूर करने के लिए इसका विकास किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रमुख चिंताओं की, तो जब दो नदियों को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं तो वहां पर पर्यावरण में क्षरण भी हो सकता है। वहां के जो वन्य जीव हैं उनके विस्थापन का मुद्दा है, और वहां के जो जो आदिवासी या जो भी निवासी वहां पर निवास कर रहे हैं उनके पुनर्वास का भी मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सारे चीजों को लेकर के हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य है कि केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, ताकि बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। दोनों नदियां यमुना की सहायक है और इस दोनों नदी को आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये हम लोग देख सकते हैं कि बेतवा नदी, बेतवा और केन, ये दो नदियां हैं यमुना की सहायक हैं, और इसे एक नहर के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाएगा। और बेतवा का अतिरिक्त पानी आपका केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। नहर की कुल लंबाई अगर हम लोग बात करेंगे तो 221 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होने वाली है, और इसमें 2 किलोमीटर सुरंग भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, 2 किलोमीटर लंबी इसमें सुरंग भी होगी। और इस परियोजना से लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर मध्य 10.62 लाख हेक्टेयर कुल भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें से मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल होगी। यानी इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से दो राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, सिंचाई के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो यह पेयजल आपूर्ति भी उपलब्ध करवाएगा इन दोनों राज्यों में, जिससे कि 62 लाख लोग लाभान्वित होंगे। जल विद्युत उत्पादन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सौर ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा आज के दिन में नवीकरणीय ऊर्जा का एक सबसे चर्चित स्रोत है, और अधिकांश देश कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए
सौर ऊर्जा उत्पादन में लगे हुए हैं। तो सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे तो इससे 27 मेगावाट के सौर ऊर्जा का उत्पादन भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैप पे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो वहां पर डायग्राम और मैप के माध्यम से इस प्रकार इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस हम लोगों को ऊपर में एक यमुना रिवर बना देनी है। एक यमुना रिवर इस तरह से बना देंगे और इसके पश्चात एक हमारा बेतवा नदी ये हो जाएगा और इधर हम लोग केन नदी बना देंगे। बाकी हम लोग केन बेतवा लिंक के लिए एक नहर बना देंगे, आराम से एक बन जाएगा। और मध्य प्रदेश उत्तर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एरिया हो जाएगा और नीचे हमारा मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा, मध्य प्रदेश का एरिया होगा। साथ ही साथ हम लोग अपने इस आंसर में एक और खास चीज डालेंगे कि इसमें हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व को डाल देंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व को हम लोग डाल देंगे। तो ये मैप ये ध्यान में रखेगा क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में ही आपका ये दोनों नदियां जो है आपस में इन दोनों को मिलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व इससे प्रभावित होने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने वाला है, महत्वपूर्ण आरक्षित क्षेत्र भारत का होगा। तो अब आइए, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की आखिर यह क्या है, किस प्रकार से यह प्रारंभ किया गया है, कब सोचा गया, कब विचार किया गया, पहला बार इस पर कब कार्रवाई प्रारंभ की गई है, सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना बनाई जाती है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की 16 और 14 हिमालयी नदियों को शामिल करके आपस में जोड़ने की बात कही जाती है। यानी उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा की नदियों को जोड़ करके हम लोग भारत में जो पेयजल, सिंचाई और अन्य चीजों के लिए पेयजल का जो कि पानी का कमी होता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए यह परियोजना लाई गई थी। यदि हम लोग बात करें तो एनआरएलपी का पूर्व में नाम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। 1980 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को 30 नहर और 3000 जलाशय, ध्यान रखिएगा 14 और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को, कुल 30 नदियों को आपस में 30 नहरों और 3000 जलाशयों से जोड़ करके एक विशाल दक्षिण एशियाई जल ग्रिड बनाने का प्रस्ताव इसके माध्यम से रखा गया था। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की प्रारंभिक योजना जो सबसे पहली बार बनाई गई थी, यह 1858 ईस्वी में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे सर आर्थर थॉमस कॉटन। सर आर्थर थॉमस कॉटन के द्वारा इस प्रकार की यह परियोजना बनाई जाती है कि भारत के सभी नदियों को आपस में एक ग्रिड के माध्यम से जोड़ करके जो बिना सिंचाई वाले क्षेत्र हैं या जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा करके फसल का उत्पादन किया जा सके। तो यह अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम सोचा गया था सैनिक क्रांति के ठीक अगले ही साल, ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि एनआरएलपी के कंपोनेंट क्या है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट है उसमें दो कंपोनेंट हम लोग देख चुके हैं कि हिमालयी नदी और एक हमारा प्रायद्वीपीय नदी। अगर हिमालयी नदी तंत्र की बात करेंगे तो इसमें भारत और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ उनकी सहायक नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को महानदी बेसिन से और गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव या परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पे मैप में भी अगर हम लोग देखें तो ये ध्यान रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियों को आपस में जोड़ करके हम लोग ये महानदी नदी तंत्र की ओर लेकर के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। और जब हम लोग इसके डिसएडवांटेज या विवादों के विषय में समझेंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है और बांग्लादेश कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति उठा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों नदियों को महानदी और पश्चिम दिशा में साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों से जोड़ने की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। वहीं प्रायद्वीपीय घटक की बात करेंगे तो इसमें 16 लिंक प्रदान करने की बात कही है और दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का बात इसमें कहा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कृष्णा, हमारी कृष्णा
पेन्नार, कावेरी और बैगई नदियों को महानदी और गोदावरी, जो कि दो प्रमुख नदियां हैं दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत की, उसके साथ में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त केन नदी को बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों से आपस में जोड़ा जाएगा। अभी हम लोगों ने केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने का बात, हम लोग ये उद्घाटन, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा 25 तारीख को रखी जा चुकी है, 25 दिसंबर को। तीसरा है आपका तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को मुंबई के उत्तर दिशा की ओर मोड़ना और पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों को पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से जोड़ना, यानी सह्याद्री के दोनों ओर जो नदियां प्रवाहित हो रही है उनको आपस में जोड़ने की परिकल्पना भी इसके अंतर्गत की गई है। ये आपका प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनआरएलपी का जो प्रबंधन है वो करता कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी एनडब्ल्यूडीए के द्वारा एनआरएलपी का प्रबंधन किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1982 ईस्वी में एनडब्ल्यूडीए की स्थापना की जाती है। और एनडब्ल्यूडीए का जो मूल उद्देश्य था यह था सर्वेक्षण करने और नदी जोड़ने की परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों को देखने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण के निर्माण पर विचार कर रहा है और इसके पास जो व्यक्तिगत लिंक परियोजनाओं के लिए एसपीवी स्थापित करने की भी अपनी शक्ति है। एसपीवी आपका स्पेशल पर्पस वकील हो जाएगा जिसके माध्यम से नदी जोड़ो परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। किन्हीं दो नदियों या तीन नदियों को आपस में इंटरलिंक करने के लिए जो भी एसपीवी या स्पेशल पर्पस वकील है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो एनडब्ल्यूडीए के द्वारा किया जाएगा। अब वही हम लोग बात करें कि क्या भारत में इससे पूर्व भी केन बेतवा से पूर्व भी किसी नदी को आपस में जोड़ा गया है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो दो परियोजना याद रखिएगा। एक है आपका पेरियार परियोजना, एक है पेरियार परियोजना 1895 ईस्वी में पेरियार बेसिन से बैगई बेसिन के पानी को स्थानांतरित करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी 1895 में, ध्यान रखिएगा। और दूसरी परियोजना है गोदावरी कृष्णा नदी परियोजना जिसे कि सितंबर 2015 में इसे आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम और विजयवाड़ा के पास में यह आपका स्थित है। इब्राहिमपट्टनम और कृष्णा नदी के साथ औपचारिक रूप से गोदावरी और कृष्णा नदी को आपस में जोड़ने का परिकल्पना किया गया। अब ये जोड़ दिया गया है, ये पट्ट सीमा सिंचाई परियोजना, ध्यान रखिएगा। गोदावरी कृष्णा नदी परियोजना को हम लोग पट्ट सीमा सिंचाई परियोजना या रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के रूप में भी जानते हैं। तो ये दो उदाहरण हमारे पास में ऑलरेडी उपलब्ध है। अब अगर हम लोग सभी नदियों को, भारत की नदियों को जोड़ देते हैं तो उससे क्या क्या एडवांटेज या लाभ प्राप्त हो सकते हैं उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अब हम लोग अगर देखें तो भारत की कृषि की अगर बात करते हैं तो भारत की कृषि आज भी मानसून पर आधारित है और भारत में संपूर्ण भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में एक समान वर्षा नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो गर्मियों में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, राजस्थान में अरावली के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती। तो ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन की हम लोग बात करते हैं तो वह अक्सर ही सूखे की चपेट में रहता है और किसानों की आत्महत्याएं हम लोग आए दिन पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। तो ये सब घटनाओं को यदि हम लोग देखते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि यदि हम लोग नदियों को जोड़ करके जहां पर अत्यधिक पानी है नदी में उसे सूखे वाले इलाके में पहुंचा दिया जाए तो वहां सिंचाई की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस जल असंतुलन को संतुलित करने के लिए हम लोग नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें भारत में प्रभावी वर्षा अवधि की तो 28 से 29 दिन का अंतर देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त हम लोग पूर्व में सारा कुछ चर्चा कर चुके हैं कि जो भी कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ क्या कि एक बूंद पानी नहीं होता है जिसके कारण किसान उपयुक्त रूप से खेती भी नहीं कर सकते। सिंचाई सुविधा का अभाव के कारण उन्हें लगातार ऋणों के बोझ के तले दबे रहना पड़ता है। तो इस इंटरलिंकिंग के माध्यम से हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जो अतिरिक्त पानी है उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं, उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो कुछ रेड स्पॉट्स आपको इस मैप में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो रेड स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सिंचाई की अनिवार्यता वाले क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखिएगा।
वर्षा काफी मात्रा में होती है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वर्षा काफी ज्यादा अधिक मात्रा में होती है इन सभी क्षेत्रों में। जो कुछ स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, इन स्पॉट्स पे अ, वर्षा की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में हम लोगों को सिंचाई सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। तो जो अतिरिक्त पानी का एरिया होगा, अतिरिक्त पानी जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होंगे, तो हम लोग यहाँ पे पानी को पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा चीज है कि हम लोग अगर नदियों को आपस में जोड़ देते हैं तो भारत में एक नदी परिवहन तंत्र का विकास हो सकता है। और वर्तमान की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि NW1, NW2, NW3, 4, 5, 6, 100 लगभग 115 के आसपास, 100 के आसपास आपका कुल नदी नदी मार्ग है, ये ध्यान रखिएगा। तो अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास भी हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं, यदि नदियों को आपस में जोड़ दिए तो सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, इरिगेशन के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और अगर हम लोग नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो जल संकट ग्रस्त जो हमारा पश्चिमी प्रायद्वीप है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा पश्चिमी प्रायद्वीप है, ये जल संकट की समस्या से लगातार जूझता रहता है। और यहाँ पर जो 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की अतिरिक्त क्षमता हम लोग यहाँ पर सृजित कर सकते हैं और यहाँ पर खेती हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो नवीन रोजगार का सृजन होगा, हमारा फसल उत्पादन होगा, कृषकों की आय बढ़ाने में यहाँ पे हमें मदद मिल सकती है। ये डेटा याद रखिएगा आप लोग कुछ, कि इरिगेटेड एरिया की बात करेंगे तो 65 मिलियन हेक्टेयर है भारत में, जो कि कुल भारत के लैंड का 45% ही है। और नेट एरिया सोन है जो कि आपका 141 मिलियन हेक्टेयर है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक अगर हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का विकास काफी ज्यादा हुआ है। और अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, हम लोग बात करते हैं गुजरात की, हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो सिंचाई सुविधाओं का उतना विकास नहीं हो पाया है। और बुंदेलखंड का एरिया अभी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, जहां पर केन बेतवा नदी को एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगर नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो पश्चिमी प्रायद्वीप में हम लोग क्या करेंगे, सिंचाई सुविधाओं का विकास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इस नदी परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। और जल विद्युत उत्पादन ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत भी है। और आपस में जुड़ी नदियों से अगर हम लोग ध्यान दें तो भारत में जो अगर नदियों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो इससे लगभग 34 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, सभी नदियों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए। तो इससे अगर हम लोग देखें तो भारत के जो अधिकांश ऊर्जा संयंत्र हैं वो कोयला आधारित हैं। तो भारत को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को उपयोग को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है, ग्लासगो जलवायु संधि के दौरान पेरिस समझौते के तहत भारत के जो लक्ष्य हैं, और 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना, वह न केवल 2070 में अपितु 2070 के पूर्व भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यदि नदियों को आपस में जोड़ करके उसे जल विद्युत का उत्पादन करने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग बात करेंगे आपका केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का, तो उसे 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण भी आप लोग अपने आंसर में दे सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें पेयजल आपूर्ति की, तो फिर से वही हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ध्यान में रखिएगा। तो इससे लगभग जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पेयजल आपूर्ति है, इससे 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति संभव हो पाएगा। और यदि हम लोग संपूर्ण परियोजना को देखें कि 16 और आपका 14 कुल 30 नदियों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, तो इससे 90 बिलियन क्यूबिक मीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की जा सकती है। इससे हम लोग देखें तो भारत में जो पेयजल की समस्या है उसका निदान प्राप्त हो सकता है, या काफी हद तक उससे हम लोग निपट सकते हैं। और वर्तमान में हम लोग चेन्नई जल संकट, इसके अतिरिक्त हम लोग देख चुके हैं बेंगलोर में और उधर हमारा शिमला, ये सभी आने वाले दिनों में यहाँ पर जो पेयजल आपूर्ति होगी यह काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इन समस्याओं के आने से पहले ही उनका निदान या उपचार हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यदि नदियों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं
तो इससे औद्योगिक उपयोग के लिए जो हमें 64.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होगा, यह अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा और इससे उद्योगों का भी विकास हो सकता है। उद्योग अधिक मात्रा में पानी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे रोजगार सृजन, हमारा जो आय है वो वृद्धि होगा। हमारा निर्यात जब बढ़ेगा तो उससे हमें विदेशी मुद्रा का भी आवक अधिक होगा। तो लबोलुआब यही है कि हमारा जो जल का उपयोग है, उसका उपयोग करके हम लोग कहीं न कहीं भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा सकते हैं। अब यदि पर्यावरणीय लाभों की बात करें तो गर्मी के महीनों में पानी की कमी के कारण वन्य जीवों की रक्षा करना यहाँ पर काफी आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान की जलवायु परिस्थितियों के कारण हम लोग देखते हैं कि भारत में वनों की आग काफी मात्रा में हमेशा लगती जाती है। अब यदि हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में देखा गया है कि 54.40% जो फॉरेस्ट हैं वो फायर के ओकेजनल फायर के चपेट में रहते हैं। 7.49% जो है मॉडरेटली फ्रीक्वेंट फायर्स वहां पे लगती हैं और 2.40% जो है वहां पर आग लगने की काफी उच्च दर देखी जाती है। वहीं 35.71% इंडिया के फॉरेस्ट में कभी भी आग नहीं लगी है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हम लोग बात करें तो 65% एरिया ऐसा है भारत के वनों का जहां पर लगातार आग लगती रहती है। यहाँ पर यह आग सीवियर भी होती है या ये कम आक्रामक आग होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे भी हम लोग काफी हद तक निपट कर सकते हैं। वनाग्नि से भी काफी हद तक इसे निपटा जा सकता है। वहीं जल रेखा रक्षा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा आप लोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस युद्ध में पाकिस्तान के द्वारा नहरों का उपयोग अपनी जल रेखा के रूप में, जल दुर्ग के रूप में इसका उपयोग किया गया था। यदि हम लोग भारत की नदियों को आपस में जोड़ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा यह कहीं न कहीं बाह्य आक्रमणकारियों के लिए एक जल रेखा के समान या जलदुर्ग के समान काम कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग जाए पंजाब की सीमा पर तो वहां पर जाइए, सीमा पर नहरों का जाल बिछा हुआ है। जब मैं एक बार कभी गया था पंजाब में अमृतसर बॉर्डर की और बाघा बॉर्डर पर मैं जब जा रहा था तो वहां पे हम लोगों ने पूछा कि ये 3-3 4-4 इतनी सारी जो नहरें बनाई गई हैं पैरेलली सीमा के, ये आखिर क्यों है? तो वो सिंचाई का साधन उपलब्ध करा ही रही थी, लेकिन वहां पर कहना था कि यदि पाकिस्तान की सेना अंदर प्रवेश करती है भारत में तो इन नहरों को तोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो पूरा फ्लडेड रीजन हो जाएगा और पाकिस्तान के सैनिक या उनके जो भी वाहन है, बख्तरबंद वाहन हो या टैंक हो, उसमें चलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसे पार करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग यदि नदियों को जोड़ते हैं तो एक जल रेखा का भी निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं बिहार के संदर्भ में, तो अगर हम लोग बात करें हाल ही में तो कोसी और मेची नदी को जोड़ने की परियोजना लाई गई है और भारत में कोसी नदी को कोसी को महानंदा नदी की एक सहायक नदी है मेची नदी, उससे जोड़ना है और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा तो बिहार और नेपाल के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इसका मूल लक्ष्य है कि 4.74 लाख हेक्टेयर, लगभग बिहार में 2.99 लाख हेक्टेयर भूमि को वार्षिक सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें कि अतिरिक्त सिंचाई सुविधा इससे प्राप्त हो रही है। घरेलू और औद्योगिक जलापूर्ति की बात करेंगे तो 24 मिलियन घन मीटर एमसीएम जो पानी है, 24 एमसीएम पानी या घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों को प्राप्त होगी। वहीं परियोजना के पूरा होने पर जो कोसी बैराज से 5,247 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का अतिरिक्त पानी निकालने की उम्मीद होगी, जिससे नेपाल का जो डूब क्षेत्र है वो भी काफी बच जाएगा। और परियोजना की देखरेख किसके द्वारा की जाएगी तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी एनडब्ल्यूडीए के द्वारा इस परियोजना की देखरेख की जानी है। तो ये कुछ मोटा मोटी आंकड़े हैं, मोटा मोटी इस परियोजना के विषय में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आप लोग अपने आंसर शीट में एक मैप जरूर बनाएंगे। इस मैप के अंतर्गत आप कोसी नदी को दिखा देंगे, कोसी नदी को, और आगे कोसी नदी को दिखा करके इसे गंगा नदी में हम लोग ले जाकर के मिला देंगे। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली जो महानंदा नदी है उसकी एक सहायक नदी है मेची जो कि नेपाल से आती है, ये इनमें आपको मिल जाएगी। तो इस दोनों के बीच में हम लोग एक नहर का निर्माण कर देंगे और जो भी नदियां हैं उसको आपस में हम यहाँ पर दिखा देंगे, ये ध्यान रखिएगा।
ये जो नदियां हैं छोटी छोटी, इसे हम लोग दिखा देंगे, जिसमें कमला वगैरह सारा नदी आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से ये नदियों को दिखा देंगे और आपस में इन नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि न केवल सिंचाई सुविधा अपितु जलापूर्ति सुविधा भी यहाँ पे हमें उपलब्ध हो पाएगी। अब कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है खरीफ सीजन के दौरान महानंदा नदी बेसिन में 2,15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है। आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, आंकड़े महत्वपूर्ण है और बिहार के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में कोसी नदी में आई प्रचंड बाढ़ भी आई है और उससे यह जो प्रश्न है प्रासंगिक हो जाता है। हो सकता है कि यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए। लेकिन कोसी मेची नदी जोड़ने के जो परियोजना है उससे संबंधित कुछ की कंसर्न है, उसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। बताया गया है कि परियोजना में बाढ़ नियंत्रण का कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यह केवल जलापूर्ति और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की जाने वाली या परिकल्पित एक महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन इसमें बाढ़ नियंत्रण का कोई उपाय नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से बैराज से केवल 5,247 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या क्यूसेक पानी अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की ही बात कही गई है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो बैराज की 9 लाख क्यूसेक क्षमता की तुलना में यह क्या है, अत्यंत ही नगण्य क्षमता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ के स्थानीय लोगों का तर्क है कि जल प्रवाह में इतनी छोटी सी कमी क्षेत्र में आने वाले वार्षिक बाढ़ को रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं होगी, स्थानीय लोगों का यह कहना है। वहीं बाढ़ और भूमि कटाव के कारण जो घर नष्ट हो गए हैं और जो फसलें जलमग्न हो गई हैं, उससे स्थानीय आजीविका और तटबंधों के बीच रहने वाले ग्रामीणों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ परियोजना का सिंचाई पर ध्यान इन तात्कालिक और आवर्ती चुनौतियों का समाधान नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इस परियोजना का जो मूल उद्देश्य है वह महानंदा नदी बेसिन में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध करवाना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये जो बार बार बिहार में आने वाली बाढ़ की चुनौतियां हैं, उससे यह परियोजना निपटने में सक्षम नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग समग्र संपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना का कि आखिर इसकी चुनौतियां क्या है, मुद्दे क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अब सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे तो एक रिपोर्ट आई थी, पहले हम लोग रिपोर्ट को देख लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू कुश हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्लाइमेट चेंज के कारण ये अपने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता गया है संपूर्ण विश्व में। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2100 ईस्वी तक आते आते इसके जो 1/3 ग्लेशियर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, if global warming is limited to 1.5 degree, the Hindu Kush Himalaya region is poised to lose approximately a third of its glaciers by 2100। 2100 ईस्वी तक इसके जो 1/3 ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। कब? जब ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग 1.5 डिग्री तक लिमिटेड रखते हैं तब तक। यानी अगर हम लोग बात करें तो हिंदू कुश का जो हिमालयी क्षेत्र है जहां पर महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स विद्यमान है जो इन नदियों को प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध करवाती हैं, तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम लोग नदी जोड़ करके क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यही चीज दिया गया है कि ग्लेशियरों का 1/3 हिस्सा पिघल जाएगा। तो जब अगर नदियों ग्लेशियर्स की पिघल जाएंगे, नदियों में पानी नहीं रहेगा, तो अतिरिक्त पानी नहीं रहने पर हम लोग नदी जोड़ने के ऊपर में जो अरबों डॉलर रुपए का निवेश कर रहे हैं वह हमारा पानी में ही बह जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो जो आलोचक हैं उसका सबसे पहला मुद्दा यही है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस परियोजना पर पड़ने वाला है। इसके अतिरिक्त विस्थापन का मानवीय लागत काफी ज्यादा होगा। यदि हम लोग नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे जो डूब क्षेत्र का निर्माण होगा उस वहां पर वनों के निकट रहने वाले गरीब और आदिवासी लोगों को आजीविका और उनके आवास की चुनौती उत्पन्न होगी, जिसके कारण अगर हम लोग देखें तो विस्थापन की एक नवीन समस्या उत्पन्न होगी। वहां पर फिर से हमें निवेश करना पड़ेगा। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड आइडिया विथ फ्लॉज, काफी ज्यादा इसमें फ्लॉज हैं, तो इस चीज को भी देखने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के लिए इसकी जो लागत है ये काफी ज्यादा है, ये काफी अत्यधिक पूंजी गहन परियोजना है। और 2001 की अगर हम लोग बात करते हैं
तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की कुल लागत जो थी वो राहत और पुनर्वास की लागत और अन्य खर्च को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राहत और पुनर्वास की लागत और अन्य खर्चों के छोड़ करके यह लागत निकाली गई है। ये लगभग 5,60,000 करोड़, 5,60,000 करोड़ रुपए 2001 में नदियों को आपस में जोड़ने की जो परियोजना है उसकी कुल लागत थी। इसमें राहत और पुनर्वास की लागत और अन्य खर्चों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो नदी जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जो लागत लाभ अनुपात है वो वर्तमान समय में फिजिबल या अनुकूल नहीं है। ये जो हमारा लाभ होगा, इसे लाभ नहीं होगा, हम लोग अत्यधिक निवेश करके भी हमें हानि ही होने वाली है, ऐसा कहा गया है विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग देखें तो एक डिप्लोमेट आपका एक न्यूज़पेपर है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ये काफी अच्छी मैगजीन मानी जाती है। तो इसका कहना है कि भारत का जो भाई नदी जोड़ो परियोजना है वो उसका जो कॉस्ट है टोटल वो 168 बिलियन डॉलर का है। 168 बिलियन डॉलर का यह खर्च होने वाला है और हो सकता है कि इस खर्च के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक के बजाय नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाए। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रभाव। सबसे पहले हम लोग बार-बार बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग देखते हैं कि जो प्रत्येक नदियां होती है, प्रत्येक नदी की अपनी एक अलग पारिस्थितिकी होती है और प्रत्येक पारिस्थितिकी में अलग-अलग जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के जो भी पौधे हैं वो निवास करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि दो नदियां जिनकी दो अलग-अलग उनके गुण धर्म है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनमें निवास करने वाले जो भी या उन पर आश्रित जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं या उसके नजदीक जो भी लोग निवास करने वाले हैं उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, तो जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन भी आज तक नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो भारत की अधिकांश नदियों को हम लोग देखें तो अधिकतर नदियां प्रदूषित हैं और यदि हम लोग कम प्रदूषित नदी को अधिक प्रदूषित नदी के साथ में जोड़ दे तो जो कम प्रदूषित नदी है वह उसमें भी प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो समस्या होगी और भयावह हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौती भी है, ये पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भैया हमारा जो नदी है, अधिकांश नदी की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे गंगा की बात करें चाहे ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ये नदियां हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कि बांग्लादेश में भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र की तो बात करें तो हमारा ऊपर में बैठा हुआ है चीन, चीन कुछ से कुछ करते रहता है। तो ध्यान रखिएगा, तो जब अगर भारत में नदी जोड़ो परियोजना लागू की जाती है तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं और बांग्लादेश को डर है कि यदि भारत के द्वारा अपनी नदियों के पानी का रुख दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसकी आजीविका के साथ-साथ बांग्लादेश के पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य में बांग्लादेश समाप्त भी हो जाए, तो ये भी बात हो सकती है। अगर हम लोग देखें वर्तमान समय में भारत बांग्लादेश के मध्य तो तीस्ता नदी जल विवाद आज भी ये चल रहा है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद की स्थिति रहती है और भारत के द्वारा इस समस्या को निपटाने के लिए बातचीत लगातार की जा रही है। भारत की अगर बात करें तो नदियों को लेकर के अंतर्राज्यीय विवाद भी होते हैं और नदी जल बंटवारे को लेकर विभिन्न नदियों के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य भारत में विवाद उत्पन्न होते हैं। हम लोग कृष्णा विवाद जानते हैं, कावेरी नदी विवाद जानते हैं और विशेष रूप से हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य हैं और पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो असम और सिक्किम सहित कई राज्य अगर हम लोग बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना का पहले ही विरोध कर चुके हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम जैसे राज्य इस परियोजना का विरोध कर चुके हैं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विभिन्न राज्यों के मध्य विभिन्न नदियों को लेकर के आपसी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों को अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा कि सरकार का कहना है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए नहर सिंचाई पद्धति का प्रस्ताव रखी है सरकार के द्वारा और नहरों का रखरखाव की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका रखरखाव करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें तलछट जमाव को रोकना,
पानी के जमाव को साफ करना आदि शामिल है, जो कहीं न कहीं अतिरिक्त कॉस्ट को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की को सरकार को करना होगा, जो कि भारत में एक सबसे बड़ी चुनौती है। भूमि अधिग्रहण करना भारत में एक सबसे बड़ी चुनौती है और कहीं न कहीं यदि हम लोग भूमि अधिग्रहण करते हैं, तो किसानों से उसकी आजीविका को भी हम लोग छीनते हुए दिखाई देते हैं। तो एक विकास के लिए दूसरे विकसित चीज को नष्ट करना भी विकास के रूप में हम लोग इसे नहीं हम मान सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि अब इस समस्या का समाधान क्या हो, तो सबसे पहला होना चाहिए कि जो हमारे पास में मौजूदा संसाधन है, जो भी मौजूदा संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग हम लोग कर पाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन भारत के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जो हमारा नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो नदी जोड़ने पे बड़े निवेश करने से पहले अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो भी हमारे मौजूदा संसाधन है उसका सबसे कुशलतम उपयोग करके, उनका कुशलतम दोहन करके हमें उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को कुशल भूजल प्रबंधन करने पर ध्यान देना चाहिए और भारत के जो जल संसाधन है उसमें हम लोगों को भूजल प्रणाली के पोषण पर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नीचे अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम लोग किसी प्रकार की परियोजना या किसी प्रकार का उपाय नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे जो वाटर लेवल है लगातार नीचे जाता जा रहा है। तो हम लोगों को वाटर लेवल को फिर से रिचार्ज करने के उपायों को अपनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि हम अपने जो हमारा जो वाटर लेवल है उसकी सुरक्षा कर सके और उसके कृत्रिम पुनर्भरण की स्थापना करें और संतृप्त स्तर पर भूजल उपयोग का विनियमन शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार के उपाय हमें करके अपने भूजल प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वर्चुअल वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत को बोला गया है कि वर्चुअल वाटर की अवधारणा पर जोर देना चाहिए। अब ये वर्चुअल वाटर क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उदाहरण से समझिए इसे कि जब कोई देश घरेलू उत्पादन के बजाय 1 टन गेहूं आयात करता है, तो वह स्थानीय जल का लगभग 1300 क्यूबिक मीटर बचा रहा होता है। अब ध्यान रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में जो सिंचाई के लिए जल की मात्रा उपयोग में लाई जाती है, वह सिंचाई उस देश के द्वारा नहीं बल्कि उत्पादन करने वाला देश के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमारा वर्चुअल वाटर होगा जिसे हम लोग बचा रहे होते हैं। तो स्थानीय जल को बचा करके इन जलों का उपयोग हम लोग दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना लेकर के आ सकते हैं और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को नदी जोड़ो परियोजना के स्थान पर राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना पर विचार करना चाहिए और एनडब्ल्यूपी आपका जो नेशनल वाटरवेज प्रोग्राम है, इसके तहत बाढ़ वाली नदी का पानी दूसरी नदी में प्रवाहित होगा और यह एक जल ग्रिड की तरह काम करेगा जो बिजली ग्रिड के समान होता है और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए इसे सिर्फ 1/3 जमीन की आवश्यकता होगी। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह इस प्रणाली के द्वारा जो हमारा नौवहन परिवहन तंत्र होगा, जो आंतरिक तंत्र है, वह पूरे साल खुला रहता है और इसमें पंपिंग की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की तुलना में अगर हम लोग देखें तो इसमें लगभग दोगुनी जमीन की यह सिंचाई करेगा और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वह लगभग 60 गीगावाट की होगी, जो कि नदी जोड़ो परियोजना से 76% ज्यादा बैठती है। इसीलिए कुछ आलोचकों का मानना है कि नदी जोड़ो परियोजना के स्थान पर भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना का विकास करना चाहिए। तो नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में जो सेशन था आज के लिए इतना ही। अगर सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।